Okay, everybody, can you see the screen? Can you hear me? Fine, fine. Fine. Okay, good afternoon. सी हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक कवर किया था? एवरीबॉडी, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कवर किया था? हम लोग z इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे थे, राइट? एवरीबॉडी, वी वर कैलकुलेटिंग z इफेक्टिव, राइट? तो z इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे थे. फाइन, आई होप द रूल्स आर क्लियर विथ एवरीवन. रूल्स आर क्लियर है ना सबको? तो कहाँ तक किया था हमने? एवरीबॉडी, कहाँ तक किया था? एक मिनट. हेलो, हाँ कौन? हाँ हाँ, वही है. नहीं होगा. फाइन. सो z इफेक्टिव हमने निकाला था. कहाँ तक निकाल लिया था? सोडियम तक निकाला था. कहाँ तक? एवरीबॉडी, कहाँ तक? फ्लोरीन तक निकाला था. ठीक है. तो आई होप आप लोग को वैल्यूज याद होंगे. हाइड्रोजन के लिए तो z इफेक्टिव 1 ही होता है. हीलियम के लिए कितना आता है बताओ एवरीबॉडी? हीलियम के लिए हमने निकाला था ना. हीलियम के लिए क्या आता है? 1.7. ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते जाते हैं. ओके, लिथियम के लिए कितना आता है? 1.3, है ना? और बेरिलियम के लिए 1.95. ओके, बोरॉन के लिए 2.6. कार्बन के लिए 3.25. ओके. नाइट्रोजन के लिए 3.9. ऑक्सीजन के लिए 4.55. फ्लोरीन के लिए 5.2 एंड नियॉन के लिए 5.85. एक बार जेड इफेक्टिव तुम्हें समझ में नहीं आया? पार्थ कैसे निकालना है? पार्थ, तुम्हें जेड इफेक्टिव अभी तक नहीं समझ में आया कैसे निकालना है? ओके, ठीक. जेड इफेक्टिव क्या होता है ये समझ में आ गया एवरीबॉडी? पार्थ, तुम्हें ये समझ में आया जेड इफेक्टिव क्या होता है? ठीक है, तो सिग्मा निकालने नहीं आ रहा है. जेड जानते हो ना? जैसे मान लो तुम किसी एलिमेंट की बात कर रहे हो, फ्लोरीन, तो इसका जेड क्या हो गया? 9 हुआ. तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए तुम्हें 9 माइनस सिग्मा करना है. तो तुम्हें सिग्मा निकालने नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब यही. ठीक है, फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p5. ठीक है, तो अब ये हो गया NH शेल और ये होगा N-1h शेल. ठीक है, 2s 2p हो गया NH शेल और 1s क्या हो गया एवरीबॉडी? 1s N-1h शेल हुआ, राइट? अब बात करते हैं. तो NH शेल में हम देखते हैं क्या कि NH शेल में हम लोग लिखे थे 0.35 पर इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? N-1 में 0.85 पर इलेक्ट्रॉन. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? 0.85 ना? एंड N-2 ऑनवर्ड्स के लिए इट इज 1 पर इलेक्ट्रॉन. ठीक है पार्थ? तो अब पार्थ, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है. तो NH शेल क्या है? NH शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे?
पार्थ nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे? जैसे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तुम किसी एक को रेफरेंस पकड़ोगे तो रिपेल करने वाले कितने होंगे बताओ? पार्थ, कैन यू टेल मी नाउ? नहीं बताओगे? पार्थ बोल रहा है 2। ओके 2, ठीक है कूल। इसका मतलब तुम्हें जेड इफेक्टिव कुछ भी नहीं चमक रहा है। अब जब तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का है तो ये हो रहा है ना nth शेल, और ये n-1th शेल है। ये तुम्हें समझ में आ रहा है? पार्थ तुम्हें ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अब nth शेल की बात कर ले हम, यदि nth शेल की बात करें तो nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कैन यू काउंट इट? 2 + 5 कितना होता है पार्थ? 7। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन के लिए तुम निकालोगे तो उसके कम्पीट करने वाले कितने होंगे? किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हो ना? ठीक है, तुम रेस में 7 लोगों के साथ दौड़ रहे हो, तो तुम्हारे कंपटीशन कितने लोगों से है? पार्थ ये समझ में आ रहा है तुम्हें? 6 से। तो nth सेल में रिपेल करने वाले 6 हैं और n-1 में 2 हैं। ये समझ में आ रहा है? तो अब सिग्मा कैसे निकालोगे? 6 × 0.35 + 2 × 0.85। ये समझ में आया या नहीं आया? पार्थ इज दैट क्लियर? पार्थ टेल मी, इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, यही तुम्हें नहीं समझ में आया? वेरी गुड। अरे यहाँ पे 6, यहाँ पे nth ऑर्बिटल के लिए हमने लिखा है ना, n होता है nth ऑर्बिटल के लिए 0.35 पर इलेक्ट्रॉन, n-1 में 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, और ये रूल्स हैं जो अप्लाई करने हैं तुम्हें। nth में देखा ना हमने 6 इलेक्ट्रॉन है, पर इलेक्ट्रॉन 0.35 होता है, तो हम 6 × 0.35 कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? और n-1 में 2 है, तो 2 × 0.85 करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बताओ कितना आ रहा है सिग्मा एंड व्हाट इज जेड इफेक्टिव नाउ? Calculate the value of sigma, Parth, and tell me the value of Z effective. Parth, sigma कितना आया? Can you calculate? 3.8. Okay. तो अब Z effective बताओ कितना आएगा? Sorry, 5.2. Is that clear? Parth, is that clear? तो एक काम करो, सोडियम के लिए निकालो, सबके लिए निकालो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है।
सोडियम के लिए क्या आएगा बताओ? एक दो मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी तुम लोग कर लेना। सोडियम सबका आ जाएगा? तो सिग्मा बताइए इसके लिए क्या आएगा? सिग्मा, अच्छा ये बात बताओ पार्थ, तुमने यहाँ 8 इंटू क्या किया है? ये समझ में आ रहा है ये कैसे आया? ये कितना आ रहा है एवरीबॉडी? 8.8 आ रहा है। ओके, तो व्हाट इज जेड इफेक्टिव? जेड इफेक्टिव 2.2 आ रहा है। ओके, मैग्नीशियम के लिए बताओ। कितना है मैग्नीशियम के लिए? 9.15 आया, चेक करो। तो जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है? 2.85। Similarly, can you do the same thing for aluminium? ये कितना है बताओ? 9.5। तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा इसका? 3.5। तो इस तरह से निकालते जाना। आई होप पार्थ इट इज क्लियर टू यू, राइट? पार्थ आप समझ में आ गया या नहीं आया? सो लाइक वाइज हम देख रहे हैं कि इस तरह से ये ट्रेंड्स आ रहे हैं। Already done? Everybody done or not? एल्युमिनियम तक तो सबको समझ में आ गया ना? कि आगे कैलकुलेट करते रहना। कर लेते हैं जिंक का। जिंक का बताओ, जिंक का क्या आएगा? जिंक का क्या आएगा बताओ? इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ठीक है, ये एक से ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दिस इज योर nth शेल, दिस इज n minus 1th shell, this is n minus 2th shell, and this is n minus 3th shell. अच्छा तुम लोग वेदांत, तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना नहीं आ रहा है क्या? काउंटिंग में दिक्कत आ रही है? क्यों? नंबर्स नहीं काउंट हो रहे हैं। जैसे ये nth शेल है 1, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है। तो ये तो सिंपल है ना, जहां 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये लास्ट है तो ये nth होगा, ये सेकंड लास्ट है तो n माइनस 1 होगा, ये थर्ड लास्ट है तो n माइनस 2 होगा, ये n माइनस 3 होगा। नंबर्स काउंट करना तुम्हें तो ये पता है ना कि 1 छोटा होता है, 1 के बाद नेक्स्ट बड़ा 2 होता है, 2 के बाद नेक्स्ट बड़ा 3 होता है, और 3 के बाद नेक्स्ट बड़ा 4 होता है। तो एक से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ये नहीं समझ में आ रहा? तो अब सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 4 है ना? तो यही होगा nth, हाईएस्ट क्वांटम नंबर यही है। ठीक है, फिर इससे छोटा कौन है? 4 से छोटा 3 होता है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1th।
ओके एवरीबॉडी, सिग्मा का वैल्यू क्या आया? सिग्मा आया 25.65। अब देखो क्या करेंगे, nth में एक ही है तो 0.35 इंटू 1 प्लस यहाँ कितना आ गया 0.85 इंटू 18 प्लस देखो क्या है 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये आएगा। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी, कितना आता है ये 25.65। तो z इफेक्टिव क्या आएगा? 4.35। 18 कैसे? ये काउंट करो कितने आ रहा है, 2 और 6 10 होता है, 10 सॉरी 2 और 6 8 होता है, 8 और 10 18 होता है। तुम लोग काउंट नहीं कर पा रहे हो क्या? काउंटिंग में दिक्कत आ रही है श्रेयस? काउंटिंग में दिक्कत आ रही है? नहीं समझे? अरे मतलब मैं काउंटिंग सिखाऊं कि 2 और 6 क्या होता है, ये सब सिखाऊं? आई होप कि तुम्हें काउंटिंग वगैरह तो आता होगा ना। अरे भैया काउंटिंग सिखाऊं मैं? देखो जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, मैंने सबको एक जगह रख दिया। ये हो गया NH सेल क्योंकि n इसका सबसे बड़ा है। ये हो गया n-1h सेल, ये हो गया n-2 और ये हो जाएगा n-3। अब NH सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। NH सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, लेकिन रिपेल तो एक ही करेगा ना। n-1 में कैसे हम काउंट कर रहे हैं? देखो 2 + 6 8 होता है और 8 और 10 18 होता है। n-2th में कितने हैं? 2 + 6 8 और n-3th में कितने हैं? 2। तो ये काउंटिंग करना बहुत मुश्किल काम है। इसको 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 0.85 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इतना ही तो है। तो एवरीबॉडी कैन यू काउंट नाउ? ओके अब देखो क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करेंगे क्योंकि अब तो अभी भी किसी को दिक्कत है क्या जेड इफेक्टिव निकालने में? एवरीबॉडी अभी भी किसी को दिक्कत है? क्लियर है ना? पीरियोडिक ट्रेंड समझते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जेड इफेक्टिव बताओ लिथियम का कितना निकाला है एवरीवन? 1.3। बेरिलियम का क्या निकाला है? 1.95। बोरॉन का क्या निकाला है? 2.6। कार्बन का क्या निकाला है? 3.25। नाइट्रोजन का क्या निकाला है? 3.9। ऑक्सीजन का क्या निकाला है? 4.55 और फ्लोरीन का क्या निकाला है? 5.2। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि दिस इज पीरियड 2? ये है पीरियड 2। पीरियड 2 में जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, देखो 1.3 1.95 2.6 3.25 3.9 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और नियॉन में आता है 5.85। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम की। ठीक है, और यहाँ बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। एल्युमिनियम की भी हमने निकाला ही है। सिलिकॉन, ठीक है। अब सोडियम का कितना है एवरीबॉडी बताओ? सोडियम का हमने निकाला है ना, सोडियम का 2.2 आया। ठीक है, और मैग्नीशियम का कितना आया? 2.85। एल्युमिनियम का कितना आया? एल्युमिनियम हमने निकाला था ना, एल्युमिनियम देख के बताओ कितना निकाला था? 3.5। सिलिकॉन निकाल के बताओ एक बार क्या आ रहा है? सिलिकॉन एवरीबॉडी क्या आ रहा है? 4.35। चेक कर लो, सही है ना? 0.15 है।
सिलिकॉन क्या है एवरीबॉडी, चेक करो एक बार सॉल्व करके। 4.15। ओके, तो इस तरह से ये ट्रेंड चलता रहेगा ना। ओके, अब जरा इसका भी निकालो, पोटेशियम का। पोटेशियम का क्या आ रहा है एवरीबॉडी? पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s1 nth n minus 1th n minus 2th n minus 3th। ओके, ठीक है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? अरे यार बताता ही नहीं है कोई कुछ भी। अब जरा बताओ कि कितना आया इसका, जेड इफेक्टिव कितना आएगा? सिग्मा बताओ कितना आएगा, सिग्मा कैसे निकालोगे? सिग्मा निकालोगे 8 इंटू 0.85 प्लस 8 इंटू 1.0 प्लस 2 इंटू 1.0। ये कितना आ रहा है एवरीबॉडी? ये 10 आ जाएगा। 8 इंटू 0.85 कितना आता है? ये कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 6.8 आ रहा है, ठीक है, तो ये आ गया 16.8। अब इसका जेड इफेक्टिव कितना आएगा? जेड इफेक्टिव आएगा 19 माइनस 16.8 विच इज 2.2। तो अब देखो ना, ये भी 2.2 आ रहा है। अब बात कर ले कैल्शियम की, हम जरा बात कर ले यदि कैल्शियम की, तो कैल्शियम की भी तो सिग्मा वैसे ही कुछ होगी, राइट? कैल्शियम में क्या नया आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो सिग्मा में 0.35 ऐड करेंगे, राइट? ये समझ में आ रहा है 0.35 क्यों ऐड करेंगे? तो ये कितना आएगा बताओ? 17.15। और z इफेक्टिव कितना आएगा बताओ? अगेन 20 माइनस 17.15 इट इज 2.85। देखो ये भी आया 2.85। तो तुम्हें कुछ ट्रेंड समझ में आ रहा है? अब जरा ट्रेंड देखो तो क्या है, ट्रेंड क्या समझ में आ रहा है तुम्हें? ट्रेंड तुम्हें क्या समझ में आ रहा है बताओ एवरीबॉडी? ट्रेंड यहाँ क्या समझ में आ रहा है? ट्रेंड कुछ समझ में आ रहा है? जब तुम पीरियड में जाते हो इस तरफ तो z इफेक्टिव बढ़ता है, और जब तुम नीचे जाते हो तो z इफेक्टिव कांस्टेंट है। जस्ट अ मिनट, इसको लिख लीजिए तब तक, है ना, एक कॉल आ रहा है। हेलो, या मैं हूँ, हाँ बोलिए। हेलो, हेलो, आई कैन हियर यू। हेलो, हेलो। ओके फाइन, रिटर्न एवरीवन। एवरीवन ये वाला तो लिख लिया ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है श्रेयस, इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट, एग्जैक्टली सेम नहीं है, इट इज नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। एक मिनट, हेलो,
ओके सॉरी, एक्चुअली देयर आर मल्टीपल फोन कॉल्स। ये बच्चे ही हैं जो फोन व्हाट्सएप करते ही रहते हैं। फाइन, ये सबने लिख लिया है ना? एवरीबॉडी लिख लिया है ना सबने? एवरीबॉडी, हाँ ठीक है। अब देखो जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इज देयर सम ट्रेंड, ऐसा कुछ यहाँ पे ट्रेंड है क्या? जेड इफेक्टिव पीरियड में तो बढ़ता है, राइट? जेड इफेक्टिव पीरियड में तो बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। अब देखो क्या है, अब हम ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में जा रहे हैं तो इधर इट इज कांस्टेंट और इट इज इंक्रीजिंग, राइट? ग्रुप में जा रहे हैं तो इधर इट इज कांस्टेंट और इंक्रीजिंग, थोड़ा सा बढ़ रहा है या फिर कांस्टेंट है, घट तो नहीं रहा, राइट? Either it is constant or it is increasing, but it is not decreasing. I hope everybody is convinced. फाइन, तो अब जरा हम इसको कुछ समझते हैं। देखो होता क्या है, होता क्या है, लेट अस सी दिस, कि जब हम अलोंग अ पीरियड की बात करते हैं, हम बात करते हैं अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड देखो क्या है, एन कांस्टेंट है और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। एवरीबॉडी कन्विंस्ड हो इस बात से? ओके, तो अब जैसे एन कैसे कांस्टेंट है, ये सबको समझ में आ रहा है ना? एवरीबॉडी, एन कैसे कांस्टेंट है, इज दैट क्लियर? तो अब देखो क्या है, क्योंकि सी जैसे बोरॉन की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p1 है, ठीक है? फिर हम लेट से बात कर लेते हैं कार्बन की, तो 1s2 2s2 2p1 है, 2p2 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो चेंज नहीं हो रहा ना, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। जैसे यहाँ भी देख लो, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ भी सेम है। तो अब हो क्या रहा है, हम रेडियस की बात करें, रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड इफेक्टिव। याद है हमने बोर थ्योरी में पढ़ा था ना, ए नॉट एन बाई जेड। तो रेडियस तो अब जेड इफेक्टिव से आएगा। अब जरा समझते हैं इस चीज को कि यहाँ होने वाला क्या है। तो यहाँ देखो समझने वाली बात ये है कि एन कांस्टेंट है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो इसका मतलब रेडियस कम होना चाहिए ना। देयरफॉर रेडियस should, it should decrease as we go from left to right in a period. Is that clear everybody? ओके, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से। वेदांत, सॉरी श्रेयस, देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है रेडियस, बट हम एक्चुअली मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 2s और 2p के लिए बात करते हैं। जब हम शेल की बात करेंगे, शेल की, तो शेल के लिए तो ऑलवेज एप्लीकेबल होगा ना। n प्लस एल तो हम सब शेल के लिए निकालते हैं। श्रेयस, इज दैट क्लियर? हम तो शेल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ऑलवेज एप्लीकेबल होगा। ओके एवरीबॉडी रिटन, हम यहाँ 2s 2p बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है? फाइन, अब जरा देखते हैं
along a group क्या होता है, along a group क्या होगा, यदि हम एक ग्रुप की बात करें तो z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल सकते हैं, बट जरा हम बात कर ले जैसे लिथियम है 1s2 2s1, ठीक है, लिथियम के बाद जैसे सोडियम आता है 1s2 2s2 2p6 3s1 इस तरह से। तो अब देखो यहाँ तो n चेंज हो रहा है ना, बाकी सारे पैरामीटर्स देख लो श्रेयस, सारी चीजें सेम है, बस n चेंज होते जा रहा है। सिर्फ n चेंज हो रहा है, राइट। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे n2 था, यहाँ पे n3 है, यहाँ पे n4 है, तो अब रेडियस क्या होगा, a0 n स्क्वायर बाई z इफेक्टिव। तो अब z इफेक्टिव ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और रेडियस का तो स्क्वायर होता चला जा रहा है, जैसे 2 स्क्वायर 4 होता है और ये 3 स्क्वायर 9 होता है और 4 स्क्वायर 16 होता है, तो अब रेडियस बढ़ेगा। तो रेडियस क्या होगा बताओ एवरीबॉडी, यहाँ पे रेडियस बढ़ेगा ना, तो ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर रेडियस विल इंक्रीज। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ओके एवरीबॉडी, राइट इट डाउन, ये लिख लिया सबने। ओके फाइन, अब देखो हमने z इफेक्टिव की बात की है, तो z इफेक्टिव क्या क्या बताता है बताओ एवरीबॉडी, z इफेक्टिव क्या क्या बताता है, z इफेक्टिव यही बताता है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्शन मिल रहा है, ठीक है। ओके अब ये कॉन्सेप्ट आता है पेनिट्रेशन का। देखो पेनिट्रेशन हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी, पेनिट्रेशन एंड शील्डिंग। यहाँ पे शील्डिंग और पेनिट्रेशन का एक कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या शील्डिंग ऑर्बिटल में भी होती है, क्या शील्डिंग सबशेल में भी होती है। देखो शील्डिंग सबसे ज्यादा s में, फिर p में, फिर d में और फिर f में, और पेनिट्रेशन जो होगा वो भी सबसे ज्यादा s में, फिर p में, फिर d में, फिर f में। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, ये कैसे हुआ कुछ समझ में आ रहा है। अरे जरा समझने की कोशिश करो, मान लो दो लोगों को तुमने रखना है और दो लोग इस तरह से सर्कल में एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, ये s ऑर्बिटल हो गया। अब p ऑर्बिटल में क्या है, p ऑर्बिटल में ये ज्यादा है, मतलब बोल सकते हो ये एक लोब है और ये एक लोब है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। और देखो डी ऑर्बिटल में भी दो ही इलेक्ट्रॉन रखना है ना हमें, तो डी ऑर्बिटल में तो इस तरह के लोब्स दो दो हैं, राइट। और एफ ऑर्बिटल में तुम देखोगे तो इस तरह के लोब्स और बढ़ जाएंगे, राइट। एफ ऑर्बिटल में इस तरह के लोब्स और बढ़ते जाएंगे और सब में हम लोग दो दो इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यही शील्डिंग और स्क्रीनिंग है ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसी को शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग बोलते हैं, राइट। तो अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन जब शील्डिंग और स्क्रीनिंग करेंगे तो अब कहां पे सबसे कम मारपीट करेंगे। मान लो दो इलेक्ट्रॉन झगड़ने वाले बच्चे हैं, जब इनको साथ में रख दो तो मारपीट करते हैं, तो अब इनको तुम अलग अलग लोस में रख रहे हो, अलग अलग, तो यहाँ पे मारपीट करने के चांसेस काफी कम है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, यहाँ पे काफी कम है। यहाँ पर तुम खुद सोचो, ये भी रिलेटिवली इससे ज्यादा है, बट मतलब इससे ज्यादा है बट इससे तो कम है, और सबसे ज्यादा रिपल्शन होने के चांसेस तो यही है ना, यहाँ पर एक दूसरे को ये देख सकते हैं क्लियरली। तो आप खुद सोचो शील्डिंग और पेनिट्रेशन दोनों का ऑर्डर ये होता है।
एवरीबॉडी ऐसे भी समझ सकते हैं ना, दिस इज द ऑर्डर ऑफ शील्डिंग एंड penetration. Is that clear? ओके, ये लिख लिया सबने? बाई पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के लिए हमने एंटी नोड पढ़ा था, याद है भावेश, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंटी नोड का डिस्टेंस जो है वो क्लोजेस्ट होगा s ऑर्बिटल के लिए और फारदेस्ट सबसे दूर होगा d ऑर्बिटल के लिए, f ऑर्बिटल के लिए। तो वैसे ही समझाया था ना पेनिट्रेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझाया था ग्राफ के थ्रू। तो इसलिए हम बोलते हैं कि s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है और p का थोड़ा दूर है और d का सबसे दूर है। सो दैट वे वी वर एक्सप्लेनिंग पेनिट्रेशन एज वेल। एवरीबॉडी रिटन? f में फाइट कम क्यों होगा? अरे f में 3-3 लोब्स है ना। अरे मान लो तुम 3 अलग अलग कमरों में 2 बच्चों को रख दे रहे हो, तो ऑब्वियसली उनके लड़ने के चांसेस कम होंगे। वो लड़ेंगे कब? जब एक दूसरे को सामने देखेंगे तब तो। f ऑर्बिटल में तो दे आर इन डिफरेंट लूप्स, so how do you expect them to collide and repel each other? They are not in interaction. Is that clear? ओके, आगे बढ़ जाएं? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ये सबने लिख लिया था ना? तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियाई एंड इट्स मेजरमेंट। हम एटॉमिक रेडियस की बात बहुत दिन से करते आ रहे हैं, लेकिन इसको हम मेजर कैसे करते हैं? कोई तरीका है अपने पास? अच्छा एवरीबॉडी बताओ, हम लोग के पास एक्चुअली में एटम्स होते हैं क्या इंडिपेंडेंट स्टेट में? डू वी हैव एटम्स इन इंडिपेंडेंट स्टेट? हमारे पास आयरन का इंडिपेंडेंट एटम है, नाइट्रोजन का इंडिपेंडेंट एटम है, किसी का भी इंडिपेंडेंट एटम अपने पास नहीं है। कार्बन का नहीं है, किसी भी एलिमेंट का है। हीलियम गैस, नोबल गैसेस को छोड़ दो, नोबल गैसेस का मिल सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो दे हैव ए टेंडेंसी टू एग्जिस्ट इन द बॉन्डेड स्टेट, राइट? उनकी एक टेंडेंसी है बॉन्डेड स्टेट में रहने की। तो एक्चुअली में रेडियस बॉन्डेड स्टेट में ही मेजर करते हैं। तो हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस क्या है और हाउ डू वी मेजर इट। इज दैट क्लियर? तो देखो, एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन यदि हमें डिफाइन करना है तो डेफिनेशन बड़ा आसान है। डेफिनेशन है यही है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and the valence electron or the last electron considering atom to be spherical. Everybody, is that clear? एटम को स्फेरिकल मान के जो डिस्टेंस है सेंटर और तो देखो एक्चुअली एटम को हम स्फेरिकल मान रहे हैं, इसलिए बोर थ्योरी एप्लीकेबल होगा। श्रेयस, ये बात समझ में आ रही है? ऐसा अजम्पशन ही है। हम यदि एफ ऑर्बिटल जैसा माने तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कैलकुलेशन करना हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, अपना काम थोड़ा आसान रखते हैं और इसको हम स्फेरिकल ही मानते हैं और बोर थ्योरी के ऊपर ही इसको लगाते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? नहीं तो यदि मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो हम डी को क्या मानेंगे कि वैसा डबल डबल रहेगा, तो फिर निकालना और कंपेयर करना कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमको तो सबका रेडियस कंपेयर करना है ना, एस ब्लॉक वाले का भी, पी ब्लॉक वाले का भी। देखेंगे जेड इफेक्टिव, तुम निकाल सकते हो सरायु, जेड इफेक्टिव डी ब्लॉक के लिए निकाल सकते हो। डी ब्लॉक का थोड़ा अलग कहानी होता है, हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो 12th में है, 11th में नहीं है। तो अभी इस पे फोकस करते हैं। डेफिनेशन सबने लिख लिया ना? अच्छा, हम स्फेरिकल क्यों मान रहे हैं? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? व्हाई आर वी अज्यूमिंग स्फेरिकल? इज दैट क्लियर? बिकॉज दैट वे कंपैरिजन विल बिकम इजी, कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। यदि हम स्फेरिकल नहीं मानेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा कैलकुलेट करना, फिर पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा।
ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ, हम एटॉमिक टाइप्स ऑफ रेडियाई की यदि बात करें, टाइप्स ऑफ रेडियाई, टाइप्स ऑफ रेडियाई, देखो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं, ठीक है ना, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हमेशा कैसे रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना के, उनके लिए हम कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे, क्योंकि हमेशा वो बॉन्डेड स्टेट में रहेंगे। जैसे मान लो देखो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये लोग इस तरह से ओवरलैप करके H2 बना दिए, तो ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कोवेलेंट रेडियस हो गया, जैसे ये H2 मान लो एग्जांपल है। लाइकवाइज कोवेलेंट रेडियस के बाद आ जाता है क्या, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस का मतलब क्या है, मेटल्स के लिए, ठीक है, मेटल्स के भी तो एटम होते हैं ना, जैसे आयरन हो गया, एग्जांपल देख लो, आयरन हो गया, निकेल हो गया, इस तरह से। फिर आयनिक होता है, आयनिक रेडियस, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा आयंस के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, तो उनका आयनिक रेडियस होगा। फिर एक आता है वंडर वॉल रेडियस, वंडर वॉल जैसे Na+ हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। वंडर वॉल रेडियस किसके लिए होता है, नोबल गैस के लिए, ठीक है, वंडर वॉल किसके लिए होता है, नोबल गैस के लिए, ठीक है ना एवरीबॉडी। हाँ उनको ही बोलते हैं। लेट अस राइट इट फर्स्ट देन विल स्टार्ट। Shreyas will see what is van der Waal radius. Please wait. Okay, now see moving forward, is it true, sir? Is it that ionic is between metals and non-metals? I will see that ionic normally metal non-metal के बीच में ही होता है, but however this is not always true. ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखो हम स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट रेडियस से। कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, सी इट इज द हाफ ऑफ internuclear distance, half of internuclear distance between two atoms in the bonded state। मतलब समझ में आ रहा है, जैसे क्या है, ये एक एटम है A, ये इसने बॉन्ड बना दिया A के साथ, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें, ये एक बॉन्ड है और इसने दूसरे A के साथ बॉन्ड बनाया। तो अब ये कुछ इस तरह से इसको मिटा दे, यदि हम इसको मिटा सकते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं, जस्ट अ मिनट, लेट मी चूज एन इरेजर। इरेजर नहीं लिया, एक मिनट रुको ना। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज एटम ए, दिस इज एटम ए। तो अब ये जो डिस्टेंस है डी, ये क्या है, डी इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब न्यूक्लियस के, दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। तो अब ये जो कोवेलेंट रेडियाई होगा वो क्या होगा, डी ए अपॉन 2, ये तो समझ में आ गया होगा।
DAA अपॉन 2। अच्छा, ये चीज तुम्हें पता है व्हाट इज ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग समझ में आ रहा है? जैसे ये A इज एनी एटम, A इज एनी एटम, ठीक है भावेश? A इज एनी एटम ऑफ एन एलिमेंट, वी कैन टेक हाइड्रोजन, तो HH हो जाएगा। तो ये ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? जब कोवलेंट बॉन्ड होता है तो शेयरिंग होता है ना, तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाता है, तो कुछ पार्ट कॉमन हो जाता है। जैसे तुम अपना हाथ मिलाते हो किसी से, तो क्या होता है? हाथ ओवरलैप कर रहा है, राइट? तो कुछ पार्ट कॉमन हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। यानी इसको उठा के तुमने इसके ऊपर रख दिया, अब इनके बीच में कुछ कॉमन है। अब एक बात बताओ, बॉन्ड लेंथ की बात करें, ये सबने ड्रॉ कर लिया है क्या? ओवरलैपिंग का एक्चुअल डेफिनेशन केमिकल बॉन्डिंग में होगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ना करेंगे डिस्कस। अब देखो, ओवरलैपिंग से क्या होता है? बॉन्ड छोटा होता है। ये तुम्हें समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे जो हमने DAA निकाला है, दैट इज लेस देन RA प्लस RA। ये समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल रेडियस से छोटा होगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये एक्चुअल रेडियस से छोटा होगा। और हम ऐसा बोल सकते हैं कि R कोवेलेंट रेडियस इज लेस देन द ट्रू रेडियस। ये समझ में आया क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ओवरलैपिंग हो गया है ना। एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ रहा है? यदि ये अलग अलग रखते, थोड़े बड़े रहते, अब तो छोटे हो जाएंगे थोड़े। तो एक्चुअली में कोवेलेंट रेडियस इज लेस देन द एक्चुअल रेडियस बिकॉज सम पार्ट इज इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सम पार्ट इज यूज्ड इन ओवरलैपिंग, तो कोवेलेंट रेडियस एक्चुअली में ट्रू रेडियस से छोटा हो जाता है। अरे श्रेयस, इवन इन दैट केस देयर विल बी ओवरलैपिंग। अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड से मिला लो। हमारा एक हाथ का लेंथ L1 है और दूसरा हाथ का लेंथ L2 है, तो बॉन्डेड स्टेट में लेंथ L1 प्लस L2 से छोटा होगा या बड़ा होगा? कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करते हैं, छोटा ही होगा ना। मान लो ये तुम्हारे पास एक लेंथ है L1 और ये दूसरा लेंथ है L2, तुमने ओवरलैप कर दिया तो ये कुछ पार्ट इसका आ जाएगा इधर। तो अब ये जो लेंथ है, दिस लेंथ L इज लेस देन L1 प्लस L2। इज दैट क्लियर और नॉट? तो जब ओवरलैपिंग सिमिलर में भी हो रहा है या डिसिमिलर में भी हो रहा है, डज इट मेक सेंस? दोनों केस में ओवरलैपिंग से छोटा ही होगा ना। तो जो रेडियस है वो भी छोटा ही आएगा, जो एक्चुअल रेडियस है उससे छोटा आएगा, क्योंकि कुछ पार्ट तो ओवरलैप किया हुआ रहता है। एवरीवन रिटन? एवरीवन रिटन टिल दिस पॉइंट? ये L1 L2 मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, तुमसे यदि पूछा जाए कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ समझते हो क्या है? व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ क्या होता है पता है? इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, नथिंग एल्स। इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between two atoms in the bonded state. Is that clear? और you can simply say bond length को हम ऐसा लिख देते हैं सीधा, this bond length is simply DAA. Is that clear? This bond length is simply DAA. ओके, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी तुम्हें, बॉन्ड लेंथ क्या होता है और एटॉमिक रेडियस क्या है। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो है मेजरमेंट, वही बॉन्ड लेंथ है। अब यदि तुमसे कोई पूछे CC बॉन्ड, C डबल C बॉन्ड और C ट्रिपल C बॉन्ड, सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे बड़ा कौन होगा बताओ?
सबसे बड़ा सीसी बॉन्ड होगा। ये समझ में आ रहा है कैसे? जितना ज्यादा, देखो डबल बॉन्ड बनाना तो और ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड बना मतलब और ओवरलैपिंग हो रहा है। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड छोटा होगा। ओवरलैप का मतलब क्या है? एक पार्ट दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है और कॉमन हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड लेंथ जो होता है ना, बॉन्ड लेंथ इन जनरल यदि हम बोले तो सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड उससे छोटा होता है और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। ठीक है, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, फिर डबल और फिर सबसे छोटा ट्रिपल। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ओवरलैपिंग होने से लेंथ छोटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नंबर, भावेश पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉन्ड से ओवरलैपिंग कैसे बढ़ेगी? अरे मान लो यहाँ एक बच्चा है, ठीक है, और ये इसका हाथ है, और दूसरा बच्चा है, ये इसका हाथ है। अभी इसने एक हाथ पकड़ा, तो अब इनका लेंथ बड़ा रहेगा ना। अब मान लो दोनों हाथ पकड़ा, तो अब छोटा होता जाएगा या नहीं? यानी इनके बीच का डिस्टेंस। तुम खुद ही सोचो, नॉर्मल अभी तो ये तो एग्जैक्टली केमिकल बॉन्डिंग में ही डिस्कस होगा, बट तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। ये एक बॉन्ड है और ये डबल हुआ, ठीक है, बट तीसरा में इन लोग पैर भी मिला लिए। तो जैसे जैसे ओवरलैपिंग बढ़ता जाएगा डिस्टेंस कम होता जाएगा। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बताया तुमको। समझ में आ रहा है? भावेश, इज दैट क्लियर? जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम होता है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? दो एटम्स नजदीक आ रहे हैं ना। इज दैट क्लियर? अरे हाँ, है ना। ठीक है, ओके। तो अब ये बात तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो यहां तक सबने लिख भी लिया होगा शायद। एवरीबॉडी लिख लिया है, नहीं लिखा है? ओवरलैपिंग से बॉन्ड हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना बॉन्ड छोटा हो जाएगा। ओके, एक चीज बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ समझते हो? बॉन्ड एनर्जी, यहाँ पे हमें एक और चीज डिफाइन करना पड़ेगा। बॉन्ड एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड। Everybody, is that clear? It is the energy required to break a covalent bond. एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, that is called bond energy. Is that clear or not? Everybody say yes or no. तो अब बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये समझ में आ रहा है? बॉन्ड जितना बड़ा होगा, अरे जैसे मान लो दो लोग हैं, जितना दूर हैं, ये लेट से बॉय वन गर्ल वन, ये लोग जितना दूर है उनको उतना अलग करना आसान होगा, राइट? ऑब्वियसली। नजदीक आ गए तो दूर करना मुश्किल हो जाएगा। बॉन्ड छोटा है इसका मतलब ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ है, और ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ है इसका मतलब टूटेगा नहीं आसानी से, उसको ज्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में। तो ये भी लिख लो। नाउ टाइप्स ऑफ कोवेलेंट रेडियाई। यहाँ पर कोवेलेंट रेडियाई भी एक दो तरह के होते हैं। एक होता है होमो एटॉमिक, एक होता है होमो एटॉमिक, और एक होता है हीटरो एटॉमिक। हाँ, ट्रिपल को सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगा। होमो एटॉमिक जैसे H2 हो गया, F2 हो गया, और हेटेरो एटॉमिक क्या हो गया? HCl हो गया, HBr हो गया। समझ में आ रहा है? तो होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक में लिख लो।
ओके, अब देखो होमो एटॉमिक तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे क्या होगा, आर, जैसे मान लो आर ए निकालना चाहते हो तो वो तो डी ए बाई 2 होगा। डी ए वैसे ही जैसा पिछले बार बताया था, ये एटम ए है, ये एटम ए है, तो ये जो डिस्टेंस है उसका आधा, ठीक है, और ये एक्चुअल रेडियस से कम होता है, राइट। होमो मतलब होमो में डाई एटॉमिक का मतलब होमो डाई एटॉमिक है बेसिकली। यदि देखो तो इसको बोलेंगे होमो डाई एटॉमिक। बॉन्ड के लिए तो कम से कम दो चाहिए ना, होमो डाई एटॉमिक होगा और ये हो जाएगा हेटेरो डाई एटॉमिक, ठीक है। ऑब्वियसली डाई एटॉमिक ही चाहिए, कम से कम दो एटम्स तो चाहिए ही। इट विल बी होमो डाई एटॉमिक एंड इट विल बी हेटेरो डाई एटॉमिक। तो ये वाला केस तो अपन देख चुके हैं। अब मान लो जैसे HCl है तो हाइड्रोजन छोटा होगा और क्लोरीन तो बड़ा होगा ना। जैसे ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का एटम का साइज छोटा होगा और क्लोरीन एटम का साइज क्या होगा बताओ, थोड़ा बड़ा होगा। तो अब ये किस तरह का दिखेगा एवरीबॉडी, ये किस तरह का दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये समझ में आ रहा है? I'll tell you. Everybody write it down first. अमन रुक जाओ, पहले इसको लिख लो। ये सबने लिख लिया? देखो यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड के कोवलेंट रेडियस अलग होंगे ऑब्वियसली। अब जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं हीटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो अब देखो हीटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड पोलैरिटी का। एक तरह के बॉन्ड होते हैं पोलर बॉन्ड और दूसरे होते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। नाम सुना होगा पोलर नॉन पोलर। पोलर बॉन्ड क्या है बताओ? मान लो एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी, ठीक है, और इधर मान लो ए है और इधर है बी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो सब लोग? एवरीबॉडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम सुना है? एवरीबॉडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम सुना है ना? नहीं सुना है? ओके। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं सुना है? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अक्वायर करके खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है ना उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किसकी होगी एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इज दैट क्लियर? कोवलेंट बॉन्ड्स की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे नॉन मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे मेटल। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखते हैं x से। तो यदि XA इज नॉट इक्वल टू XB तो हम इस बॉन्ड को बोलते हैं देन इट इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड। और यदि XA इज इक्वल टू XB तो हम इसको बोलते हैं देन इट इज कॉल्ड नॉन पोलर बॉन्ड। देखो पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है? जैसे मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी जो है वो बराबर होगी, अलग अलग होगी? एवरीबॉडी बराबर ही होगी ना। जैसे तुम लोग को ये तो पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है इट इज फॉर्म थ्रू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर?
एवरीबॉडी ये पता है नहीं पता है? कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मान लो जैसे एक टिफिन दो बच्चों में शेयर करना है और दोनों के खाने की टेंडेंसी इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज फॉर्म्ड थ्रू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्म्ड थ्रू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों को 50-50 बटेगा, राइट? 50 इस परसेंट उसको और 50% दूसरे बच्चे को। तो अब जैसे ये एग्जांपल है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों के ऊपर आधा आधा इलेक्ट्रॉन बटा, राइट? तो इन दोनों के ऊपर चार्जेस कुछ अक्वायर होंगे क्या? इनके ऊपर कोई चार्ज आएगा? एवरीबॉडी, इनके ऊपर कोई चार्ज आएगा क्या? इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। चार्ज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों को बराबर बराबर बढ़ गया इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे को बोलेंगे हम नॉन पोलर बॉन्ड, क्योंकि कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई चार्ज जनरेट नहीं होता है। Since there is no generation of charge, so that is why they are called non-polar. हाँ, HH होमो एटॉमिक में था, हमें पोलर पढ़ना है बेसिकली। Since there is no charge, so it is called, क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। अब पोलर किस में आएगा एवरीबॉडी? पोलर किस में आएगा? इस तरह का। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास HCl है, सोनाली होमो एटॉमिक में ही था, बट हमें कंसेप्ट पढ़ने हैं तो हम सब पढ़ेंगे, राइट? तो अब जैसे मान लो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की ज्यादा है हाइड्रोजन से। इज दैट क्लियर? क्लोरीन की ज्यादा है ना। तो अब शेयरिंग का मतलब जरूरी थोड़ी है इक्वल शेयरिंग होगा। जैसे मान लो एक केक लाया गया और दो बच्चों में बांटना था, तो एक बच्चे को 99% दे दिया गया और दूसरे बच्चे को 1% टेस्ट करने के लिए दिया गया, तो वो शेयरिंग नहीं है क्या? दैट इज ऑल्सो शेयरिंग, राइट? वो भी तो शेयरिंग है, बट अनइक्वल शेयरिंग है, क्योंकि एक बच्चा ज्यादा खाता है और दूसरा कम खाता है। तो एक ने 99% केक लिया और दूसरे ने 1% लिया, सो दैट इज शेयरिंग और नॉट? अरे वो भी शेयरिंग तो है ही ना, ठीक है? तो बट अनइक्वल शेयरिंग है। तो अब जब जिसने ज्यादा ले लिया तो उसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव दिखाएंगे, छोटा सा नेगेटिव आ गया चार्ज, और इसके जिसने कम लिया उसके ऊपर पॉजिटिव गया, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? जैसे मान लो दो बच्चों ने प्लान बनाया कि हम लोग 50-50 रुपए लगाते हैं या फिर 200-200 रुपए लगाते हैं, 400 का केक खरीदते हैं। दोनों ने बराबर पैसे लगाए, ठीक है? बट दूसरे बच्चे ने 90% केक खा लिया और एक को 10% मिला, क्योंकि उसके खाने की टेंडेंसी ज्यादा थी। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का बॉन्ड कैसा होगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ना, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये कैसे बना? इट इज फॉर्म्ड थ्रू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? और इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज आ गया ना इसके ऊपर, डेल्टा इज स्मॉल, सिंस स्मॉल चार्जेस आर ऑब्टेन्ड सो इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? पोलर, क्योंकि चार्ज आ रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीवन, इज दैट क्लियर? सबने लिख लिया? ओके, तो अब देखो क्या है, आपको अब ये पता है कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है। जो हम लोग हेटेरो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं,
हेटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं तो वो कुछ इस तरह के सिस्टम के लिए पढ़ेंगे ना, जहां पे एक के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और एक के ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा, तो हम लोग तो पोलर बॉन्ड पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? हेटेरो डाइएटॉमिक में हम लोग पोलर बॉन्ड पढ़ेंगे। ओके सोनाली रिटर्न। सोनाली डन। अब देखो क्या है, तुम्हारे पास सपोज इस तरह का कुछ कंपाउंड है HCl, जहां हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव और Cl पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, तो इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर बॉन्ड, क्योंकि पोलैरिटी जनरेट हो रही है, उनके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ कहानी में बदलाव आएगा या नहीं आएगा? क्या यहाँ पे हम डिस्टेंस सीधा सा लिख सकते हैं? DAB इज इक्वल टू DAA बाई 2 प्लस DBB बाई 2। कैन वी राइट दिस? ये मान लो A है, ओवरलैप किया B के साथ, तो इसका आधा और इसका आधा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग यूनिफॉर्म नहीं होगी, यहाँ पे ये दिस इज नॉट इक्वल टू, ये वैल्यू इक्वल नहीं होती। यहाँ पे एक्चुअली में रिलेशन क्या होता है, आई विल टेल यू। DAB इज इक्वल टू DAA बाई 2 प्लस DBB बाई 2 माइनस 0.09 XA माइनस XB। XA माइनस XB क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of element A and B on Pauling scale. And DAB is in DAB, DAA and DBB are in angstrom. And this relation is called, इसको हम क्या बोलते हैं? This is called Shoemaker-Stevenson equation. पहले इसको लिख लो, राइट इट डाउन। Okay, everybody done? R. What is scale? Angstrom. अरे एंगस्ट्रॉम हमने नहीं पढ़ा था? 10 की पावर -10 मीटर, वही होता है ना एटॉमिक रेडियस का मेजर करने का स्केल। अरे एंगस्ट्रॉम नाम नहीं सुना है? What is DAA and DBB? DAA is diameter of molecule AA, DBB is diameter of molecule BB, इस तरह से। Okay, everybody written? अरे जैसे समझा देता हूं फिर से, मान लो ये AA है, दिस इज AA, ठीक है, और ये कोई बड़ा मॉलिक्यूल है BB, तो इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दैट इज DAA, इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दैट इज DBB, और कुछ ऐसा बना A और ये B, तो ये है DAB। तो ऐसा लिखा गया है
DAB is DAA by 2 plus DBB by 2 minus 0.09 XA minus XB। समझ में आया या नहीं आया? Everybody, is that clear or not? ये लिखना है अभी फिर से। Do you want to write all this? ओके फाइन। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जनरेट होते हैं। XA माइनस XB इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्वियसली करेक्ट, ठीक है। और एक का हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखोगे और दूसरे को कम रखोगे। यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो इसका मॉड, जैसे तुमने उल्टा ले लिया तो शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन, ये RA प्लस RB माइनस 0.09 मॉड XA माइनस XB। मॉड उल्टा क्यों लिया समझ में आया? क्योंकि तुमने ऐसा भी कर सकते हो ना, कम वाले को ज्यादा से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें पॉजिटिव ही लेना है। इज दैट क्लियर? ओके, जरा देखो होता क्या है। लिखा तो था ध्रुविल, स्पेलिंग नहीं समझ में आया तुम्हें। शूमेकर एंड स्टीवेंसन, SHEOMAKER, ठीक है, स्टीवेंसन। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ज क्या है? अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ज क्या, डी डोनेट्स डायमीटर। मैंने कितनी बार लिखा है भैया, तुम लोग को चमक नहीं रहा है डी क्या है? आर रेडियस है, डी डायमीटर है, एक्स से एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। एक्स ए माइनस एक्स बी इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल। एक स्केल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अभी भी किसी को कुछ डाउट है क्या? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? अभी कुछ चीज बचा है? फाइन, तो अब इस पे बात कर ले हम। देखो एक्चुअली में नॉर्मल बॉन्ड जो होता है, जैसे HH बॉन्ड है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नॉर्मल CL बॉन्ड है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। बट H और Cl जब आ जाएंगे तो एक के ऊपर पॉजिटिव रहेगा और एक के ऊपर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो अब क्लोरीन की टेंडेंसी है क्या, कि क्लोरीन की टेंडेंसी है कि हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो होता क्या है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन है उतना ये बॉन्ड छोटा होता जाता है। समझ में आ रहा है? ये दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक आने लगेंगे। देखो जैसे ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो सबको पता है। अब मान लो, देखो जैसे इट इज फॉर हाइड्रोजन, तो जब क्लोरीन आएगा ना तो इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। तो जब क्लोरीन आएगा तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए वो अपनी तरफ खींचेगा। तो होगा क्या, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होने लगेगा, इस ऐसा कुछ हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यहाँ था ना ये, इसको थोड़ा दिखा देता हूँ एक लाइन में। तो ये इसका न्यूक्लियस था, तो न्यूक्लियस तो ऑब्वियसली यहीं रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, यानी कि हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, तभी तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आया। इज दैट क्लियर? तो अब तुम्हें नहीं लगता है कि इनके बीच का डिस्टेंस कम होने लग जाता है? तो अब इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होगा या नहीं होगा? तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो रिजल्टेंट होता क्या है,
रिजल्टेंट होता क्या है, ड्यू टू अट्रैक्शन between charges bond length is decreased. यहां पर बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है. Is that clear? Everybody, is that clear or not? तो बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाता है, तो जितना ज्यादा XA माइनस XB है उतना ज्यादा छोटा बॉन्ड होगा. अरे एक बात बताओ सुमति, यहाँ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यहाँ ओवरलैपिंग बढ़ रहा है. सुमति यहां पर समझने की कोशिश करो, ओवरलैपिंग बढ़ रहा है, यानी यहाँ इस रीजन में शेयरिंग होता है, तो शेयरिंग और ज्यादा हो रहा है, ओवरलैपिंग और बढ़ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ तो कम होगा, राइट? अरे खुद समझने की कोशिश करो, ये पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चारों तरफ था, अब सिर्फ क्लोरीन की तरफ है, तो अब तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी बढ़ जाएगा ना. अब तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाएगा, अब ओवरलैपिंग बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा. खुद समझो, मान लो क्लोरीन क्लोरीन है, ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है, क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सेम है, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा होगा या इनके बीच में? यदि ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इससे ज्यादा ओवरलैप करेगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन देना आसान है इसको, तो ऑब्वियसली यहां ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगा. तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज क्यों हो जाता है? बिकॉज ओवरलैपिंग इज इंक्रीज्ड. ओवरलैपिंग इज इंक्रीज्ड, ठीक है. इट इज जस्ट ड्यू टू मोर अट्रैक्शन, नथिंग एल्स. अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगा. वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ये देखो क्या बोल रहा है, यदि XA माइनस XB ज्यादा है, डिफरेंस ऑफ बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगा तो इन दैट केस देयर विल बी मोर अट्रैक्शन, राइट एवरीबॉडी? In that case there will be more attraction and as a result of which the bond lengths will become very short, है ना? तो यही बता रहा है कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अब हम नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बोले तो होमो एटॉमिक बॉन्ड, होमो डाइएटॉमिक सॉरी, होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो बड़ा होता है किससे? हीटेरो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल से. किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड लेंथ. ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ओके, फाइन. तो अब देखो क्या है कि हमने होमो एटॉमिक और हीटेरो एटॉमिक की बात कर ली. अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है क्रिस्टल रेडियस और, अरे भावेश, ये जो नेचर ऑफ एलिमेंट है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो क्लियर हो जाएगा. अच्छा, तुम लोगों ने 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी थी या छोड़ दी थी पूरी? थोड़ी बहुत जो दी रहती है वो पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? तो फिर इस तरह का सवाल क्यों पूछते हो? अच्छा, ये नेचर ऑफ एलिमेंट जब चेंज होगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी बदलेगा या नहीं बदलेगा? एवरीबॉडी, बदलेगा. तो अब बॉन्ड लेंथ जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए
हमने उसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी को यूज किया है। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी बॉन्ड लेंथ बताने के लिए ज्यादा बेहतर चीज है या फिर नेचर ऑफ एलिमेंट बताना बेहतर चीज है, बताओ। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है। दैट क्लियर और नॉट? अब जब तुम नेचर ऑफ एलिमेंट पूछ रहे हो, एलिमेंट का नेचर, तो एलिमेंट का नेचर की बात करें, अच्छा जैसे जनरल बात है, मान लो हम बात करते हैं कि एग्जाम में कौन स्कोर अच्छा करेगा। अब दो लड़के हैं, राम श्याम। अब हम बोले कि राम के नेचर पे डिपेंड करता है एग्जाम में कैसा स्कोर करेगा, या इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कैसा पढ़ने में है, इसका आईक्यू कैसा है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसा है। तो जब हम उसके स्कोर करने की बात करें तो हम नेचर ऑफ राम की बात करें कि राम थोड़ा शर्मीला है, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बढ़ने की तरीका, उसके सॉल्व करने का तरीका, उसकी बात करेंगे ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज ए कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करने के लिए, ना कि नेचर ऑफ एलिमेंट। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल रेडियस और मेटेलिक रेडियस। सी मेटेलिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस नॉर्मली मेटल्स के लिए यूज होता है। पहले तो इट इज यूज्ड फॉर मेटल्स, ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। अच्छा, मेटल्स के बारे में तुम्हें ये बात तो पता है कि मेटल्स हैव, जैसे हम बात करें मेटल्स तो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, ये तो सबको पता है ना। एवरीबॉडी ये पता है नहीं पता? मेटल्स नॉर्मली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। ये सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबॉडी, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। कोई चीज जमीन पे रख दोगे तो वो चलेगा अपने आप, यदि वो सॉलिड है तो। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इसलिए हम बोलते हैं उसका फिक्स शेप है, फिक्स साइज है, क्योंकि बाउंड्रीज फिक्स्ड है, राइट। तो सॉलिड के केस में हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब क्या है? क्लोज्ड पैकिंग है, समझ में आ रहा है? किसी चीज को क्लोज पैकिंग करोगे, मतलब एक एटम है, इसके बगल में दूसरा एटम रखा तुमने, इसके बगल में तीसरा एटम रखा तुमने, इसके बगल में लेट से फोर्थ एटम रखा, लाइक वाइज ये चलता गया। तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, लेट से इट इज डी, और ये रेडियस है आर, और ये है रेडियस आर। तो यदि डी इज इक्वल टू 2r होगा तो हम बोलेंगे क्लोज्ड पैकिंग, राइट। तो हम बोलेंगे क्लोज पैकिंग एंड काइनेटिक एनर्जी होगा जीरो। तो मेटल्स की काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, इसका मतलब कुछ इसी तरह का पैकिंग होता होगा ना। इज दैट क्लियर? यहाँ पे जो हम बोले कि यहाँ पे जो इसका आर है, यदि हम इसको डी बाई टू बोले तो ये ट्रू रेडियस होगा, ये सही होगा या नहीं होगा? ये तो ट्रू रेडियस है ना, ये तो ट्रू रेडियस ही हमें बताएगा। तो इट इज कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज half of the internuclear distance between two atoms in the solid state. ओके एवरीबॉडी, ये तो बात कन्विंस्ड हो सब लोग, ये बात समझ में आ गई होगी। अरे हाँ या ना बोलो, एटलीस्ट ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, फाइन फाइन, राइट इट डाउन। ओके, ठीक है। हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की।
देखो आयनिक रेडियस क्या होता है, देखो ऑब्वियसली आयंस के मतलब जो डिस्टेंस है सेंटर और लास्ट इलेक्ट्रॉन का, यहां भी वही होगा। ठीक है, डन। ठीक है, आयनिक रेडियस क्या है, जैसे मान लो दो एटम्स हैं, एक है Na प्लस और दूसरा है Cl माइनस। तो यहाँ तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होता, राइट, यहाँ कोई ओवरलैपिंग तो नहीं होता ना एवरीबॉडी, यहाँ तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होता ना। तो ये वाला जो डिस्टेंस है d, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस। ये क्या आएगा, ये आएगा आर सी प्लस आर ए, यानी रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। यदि तुम्हें डिस्टेंस Na और Cl का निकालना है तो तुम्हें R लेना पड़ेगा Na प्लस का और दूसरा R लेना पड़ेगा Cl माइनस का। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? नहीं है क्लियर? सोनाली डाउट है इसमें तुम्हें? सोनाली क्या डाउट है बताओ? ओके क्लियर है। तो अब देखो हम करते कैसे हैं, हम ये जानते हैं कि रेडियस जो है Na प्लस का, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव ऑफ Na प्लस, और जो रेडियस Cl माइनस है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव ऑफ Cl माइनस। ये समझ में आ रहा है? अरे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो क्या होगा बताओ, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो छोटा हो जाएगा ना। तो अब हम क्या करते हैं कि आर एन ए प्लस अपॉन आर सी एल माइनस इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव ऑफ सी एल माइनस अपॉन जेड इफेक्टिव ऑफ एन ए प्लस। ये समझ में आ गया होगा? तो हमें एक रेशियो मिल गया और ये मिल गया। तो अब सब जरा समझने की कोशिश करो, जेड इफेक्टिव तो तुम स्लेटर रूल से निकाल सकते हो। तुम्हारे पास यदि डिस्टेंस है, तुम्हारे पास आर एन ए प्लस अपॉन आर सी एल माइनस है जो तुम स्लेटर रूल से निकालोगे, तो तुम एक्चुअली में ये दोनों वैल्यूज निकाल सकते हो क्या? एवरीबॉडी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ऑब्वियसली। जैसे मान लो तुम्हारे पास डी दिया है आर सी प्लस आर ए, और तुम्हें डी दिया है 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और आर सी बाई आर ए दे रखा है 2 रेशियो। तो तुम क्या करोगे, आर सी इज इक्वल टू 2 आर ए कर दोगे। तो यहाँ 10 है, 2 आर ए प्लस आर ए, ये आ गया 10/3 इज इक्वल टू आर ए। ठीक है, फिर आर सी भी निकाल लोगे उसी तरह से। आर सी क्या है, आर सी है 2 आर ए, तो आर देख लो क्या है आर सी, 20/3। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? इंटर आयनिक डिस्टेंस हमें यदि पता है, हम इस तरह से उनका रेडियस भी निकाल सकते हैं। बड़ी बड़ी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ध्रुविल को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया? ओके ध्रुविल, अरे बहुत आसान है, तुम्हें दिया हुआ है d इज इक्वल टू आर सी प्लस आर ए, डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम दिया है और आर सी बाई आर ए रेशियो दिया है, तो तुम्हें सॉल्व करके निकालना है, तुम खुद निकालो। ध्रुविल तुम्हें d 10 एंगस्ट्रॉम दिया है और आर सी बाई आर ए 2 दिया है, और d इज इक्वल टू आर सी प्लस आर ए है, तो दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो, सॉल्व हो जाएगा ना।
डन नयनेश? नयनेश डन? ओके फाइन। ठीक, अब जो हमारा लास्ट बचा है, लास्ट है वंडर वॉल रेडियस। वंडर वॉल रेडियस, व्हाट इज वंडर वॉल रेडियस? देखो, इट इज यूज्ड फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए इनको यूज करते हैं। देखो, नोबल गैस क्या होता है ना, कि नोबल गैस कभी एक दूसरे से आते नहीं है कांटेक्ट में। नोबल गैस डू नॉट कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अच्छा, कोई चीज यदि किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसका मतलब क्या है? इफ देयर इज समबडी, लेट्स से कोई ऐसा है बंदा क्लास में जो किसी से बात नहीं करता, इसका मतलब वो सबको एक तरह से थोड़ा थोड़ा रिपेल करता होगा ना, किसी को अपने पास आने नहीं देता। इज दैट क्लियर? वो नॉन रिएक्टिव है, मतलब वो किसी को नहीं आने देता अपने पास। तो नोबल गैसेस रिएक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो काफी स्टेबल है, इसलिए वो दूसरे एटम को एक तरह से रिपेल करते हैं, भगाते हैं अपने पास से। ठीक है, नोबल गैसेस क्या करते हैं, बहुत स्टेबल है, तो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे एटम को तो बॉन्ड बन जाएगा ना, तो हल्का हल्का रिपेल करते हैं। ठीक है, हल्का हल्का रिपेल करते हैं। अब जैसे मान लो ये हीलियम है, हीलियम का एक एटम और हीलियम का एक एटम दूसरा, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस तो काफी होगा। इज दैट क्लियर? न्यूट्रली है ऑब्वियसली। इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीवन, इज दैट क्लियर? फाइन। तो अब तुम्हें इनके बीच का डिस्टेंस कम करना है, तो तुम क्या करोगे बताओ? द सिस्टम ऑफ द सिस्टम ऑफ नोबल गैस इज कूल्ड, इतना ठंडा कर देते हैं टू ऑब्टेन सॉलिड स्टेट। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? सॉलिड में क्यों कन्वर्ट किए? क्योंकि डिस्टेंस कम होने लगेगा। जैसे मान लो गैस में तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है, पानी में कन्वर्ट करोगे लिक्विड में तो डिस्टेंस और कम होगा। और एब्सोल्यूट जीरो पे तो हम नहीं जा सकते हैं बिकॉज वो थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इतना ठंडा करते हैं कि फाइनली सॉलिडिफाई हो जाए। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? इतना ठंडा कर देते हैं कि क्या हो जाए, सॉलिडिफाई हो जाए। अब सॉलिडिफाई करने का मतलब क्या है? ताकि इनके बीच का डिस्टेंस कम से कम रहे, ताकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए, कम से कम रहे। द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ सॉलिडिफिकेशन डिक्रीजेस द डिस्टेंस, डिक्रीजेस द डिस्टेंस। ये समझ में आ गया होगा। बट अभी भी क्या ये दोनों रिपेल करेंगे ना, अभी भी ये लोग थोड़ा रिपेल ही करेंगे ना। तो अब जो इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है डी, अब ये तो ग्रेटर देन 2r होगा। इज दैट क्लियर? अभी ये जो डी है वो हमने डी मिनिमम कर दिया, अब ये जो डी आया इट इज स्टिल ग्रेटर देन 2r, क्योंकि अभी भी टच नहीं करते एक दूसरे को। इज दैट क्लियर? तो तुम देखोगे ना कि जब तुम पीरियोडिक टेबल में साइजेस देखोगे, एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड देखोगे, तो नोबल गैस के रेडियस काफी ज्यादा दिखाए जाते हैं। नोबल गैस के रेडियस इसलिए ज्यादा दिखाए जाते हैं क्योंकि उनका वंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं। और कोवलेंट रेडियस इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि वहां हम कोवलेंट, जैसे नियॉन का जो रेडियस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि नियॉन का तो हमने वंडरवॉल मेजर किया है, और फ्लोरीन का कोवलेंट मेजर किया है, तो फ्लोरीन का छोटा आएगा। इज दैट क्लियर? तो अब देखो क्या है, कोवलेंट रेडियस जो है वो एक्चुअल रेडियस से छोटा होता है। आयनिक तो आयंस में ही बनता है, आयनिक्स में तो एक्चुअल एटम का रेडियस नहीं मिलता है ना एवरीबॉडी। एवरीबॉडी, आयनिक में तो एक्चुअल एटम का रेडियस मिलता नहीं, तो आयन का मिलता है, तो एटॉमिक रेडियस तो है ही नहीं एक तरह से। तो रेडियस की बात करें तो रेडियस सबसे बड़ा कौन आता है? रेडियस सबसे बड़ा होगा वंडरवॉल, जो कि ट्रू रेडियस से ज्यादा बड़ा आता है। फिर होगा मेटेलिक, जो कि ट्रू रेडियस आता है। और सबसे कम होगा कोवलेंट। क्यों? क्योंकि वो तो ट्रू रेडियस से कम आता है ना। इज दैट क्लियर? ये वाला डिस्टेंस डी है। तो ये ट्रेंड हो गया कि सबसे ज्यादा बड़ा रेडियस होगा वंडरवॉल, फिर होगा मेटलिक,
वंडरवॉल का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्सपेरिमेंटली मेजर ही कर सकते हैं, सीधा यही है वंडरवॉल रेडियस का फॉर्मूला कि वंडरवॉल रेडियस डी इट इज 1/2 internuclear distance between two atoms in the bonded state. आयनिक रेडियस एक्चुअली में आयंस का रेडियस होता है, वो एक्चुअल में ट्रू एटम का रिप्रेजेंटेशन होता ही नहीं है, ठीक है आयुष। वंडरवॉल साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, वंडरवॉल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, क्वेश्चंस आते हैं, पहले लिख तो लो सब लोग, एवरीबॉडी रिटर्न। ओके एवरीबॉडी, सो अब देखो नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज वंडरवॉल रेडियस, व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, है ना। तो अब जरा हम बात कर लेते हैं कुछ अलग चीजों की। फॉर द सेम एलिमेंट, यदि तुम सेम ही एलिमेंट का अलग अलग रेडियस निकालोगे, फॉर द सेम एलिमेंट के लिए निकालोगे, तो जैसे ये वाला डिस्टेंस क्या है, दिस d1, ये कोवेलेंट रेडियस है ना एवरीबॉडी। ओके, नाउ यदि हम इसकी बात करें इस तरह से कुछ, तो ये क्या होगा बताओ, उसी एलिमेंट के लिए यदि तुमने इस तरह से कुछ निकाल दिया तो ये क्या होगा, d2। उसी एलिमेंट के लिए यदि तुमने d2 निकाल दिया तो ये d2 क्या है, अरे तुम ये भी तो निकाल सकते हो ना, ये मान लो हाइड्रोजन के लिए निकाला और ये भी हाइड्रोजन के लिए ही निकाला, तो d2 क्या है, d2 वंडरवॉल रेडियस है। तो बड़ा कौन होगा, सेम एलिमेंट के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेम एलिमेंट के लिए d2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन d1, है ना, ये तो हम बोल ही सकते हैं कि सेम एलिमेंट के लिए वंडरवॉल रेडियस हमेशा बड़ा होता है, किससे एवरीबॉडी, किससे, कोवेलेंट रेडियस से, ठीक है। तो ये रेडियस में कंपैरिजन में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, ये सबने लिख लिया, तो आसान टॉपिक है, राइट डाउन। एक्चुअली तुमसे पूछा जाए तो जेनॉन का कौन सा रेडियस मेजर होगा बताओ, जेनॉन का कोवेलेंट रेडियस मेजर कर सकते हैं क्या, तुम बताना कि एलिमेंट में कैसा रेडियस मेजर होगा, जेनॉन के लिए कौन सा मेजर किया जाएगा, वंडरवॉल। ओके, फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए फ्लोरीन F2 कोवेलेंट। ओके, ओके, आयरन के लिए, आयरन के लिए, आयरन के लिए मेटेलिक, आयरन तो मिलता है ना लोहा के ब्लॉक के फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाता है आयरन, तो उसका वैसे ही मेजर करेंगे। और हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, H2 के लिए, H2 फॉर्म है ना जनरल उसका, तो कोवेलेंट रेडियस मेजर करेंगे। सोडियम के लिए क्या करेंगे, सोडियम, सोडियम के लिए आयनिक मेजर कर सकते हो या फिर सोडियम केरोसिन में रख के मेजर किया जा सकता है क्रिस्टल। मर्क्यूरी तो लिक्विड हो जाता है ना, मर्क्यूरी का मेजर करना मुश्किल है, आयनिक मेजर हो जाएगा। फाइन, तो अब जो एलिमेंट जिस फॉर्म में मिलता है उसके हिसाब से उसका रेडियस हम निकाल सकते हैं। ओके,
अमन पूछना क्या चाह रहे हो? मेटालिक पू नहीं होगा मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मेटेलिक हो सकता है सोडियम का, बट उसको एक्चुअली रखना पड़ता है केरोसिन में। केरोसिन में रखना पड़ता है। सोडियम बहुत एक्सप्लोसिव मेटल है, रिएक्ट कर जाता है। हाँ, चार्ज का डिफरेंस होता है। ठीक है ध्रुविल, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई। देखो एटॉमिक रेडियाई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है जेड इफेक्टिव, ये तो सबको पता है ना, ये तो एवरीबॉडी सबको पता होगा। जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा। रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव के, एंड रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा के। ये तो सबको समझ में आ रहा है। ओके, दूसरी चीज जो है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं सी, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ये समझ में आया एवरीबॉडी? ये समझ में आ रहा है? ये कैसे हम बता पा रहे हैं? शूमेकर इक्वेशन से, है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मतलब समझ में आ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड छोटा होगा ना, अरे मतलब ये मल्टीपल बॉन्ड, अरे मतलब बॉन्ड 3 है तो छोटा होगा, यही मतलब इसका, और कुछ नहीं। ओके, एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमने जो पढ़ा है। ठीक है, ओके, तो आज के क्लास में आगे बढ़े। 10 मिनट है, या फिर रिवाइज कर ले पुराना जो पढ़ा है। रिवाइज कर ले, ठीक है। देखो आज हमने बेसिकली पढ़ा क्या है? आज हमने बेसिकली पढ़ा है बॉन्ड का। देखो जेड इफेक्टिव निकालना सीखा है, एक तो सबसे पहले जेड इफेक्टिव निकालना सीखा है, दैट इज एज पर स्लेटर्स रूल। जेड इफेक्टिव में तो सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऑलरेडी जेड इफेक्टिव निकालना, सिग्मा निकालना तो सबको आ गया ना एवरीबॉडी? ठीक है, फिर हमने देखा जेड इफेक्टिव पीरियड में बढ़ता है और नीचे ग्रुप में जाने पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इज दैट क्लियर? यही है ना, नीचे ग्रुप पे जाने में हल्का बढ़ता है या फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। फिर हमने क्या सीखा? हमने सीखा एटॉमिक रेडियाई के बारे में। जो एलिमेंट जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वैसे ही उसका एटॉमिक रेडियाई निकालते हैं। जैसे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उसका कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे, जो कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? वंडर वॉल रेडियस निकालेंगे। ठीक है, जो मेटल के फॉर्म में रहेगा उसका मेटलिक रेडियस निकालेंगे। फिर हमारे पास एक और था कि हेटेरो एटॉमिक डाई एटॉमिक है, जैसे जहाँ पे बॉन्ड पोलर है वो थोड़ा छोटा हो जाता है क्योंकि ओवरलैपिंग बढ़ जाती है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, राइट? तो शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन वहां पे हमारे पास आ गया। यदि हम ट्रेंड को कंपेयर करें तो सबसे बड़ा रेडियस कौन होता है बताओ? सबसे बड़ा रेडियस क्या होता है एवरीबॉडी? सबसे बड़ा रेडियस होता है क्या एवरीबॉडी? सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होता है? वंडरवॉल। फिर फिर क्या? आयनिक। और सबसे छोटा? सबसे छोटा कौन होगा? सबसे आयनिक तो कंपेयर मत करो क्योंकि एटम्स के लिए होता ही नहीं है ना वो। सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा हो जाएगा ये कोवेलेंट के लिए, है ना? एक चीज कर लेते हैं अभी, साइज ऑफ एटम ये कर लेते हैं। शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन तो हाँ ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली है। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझते हो एवरीबॉडी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ रहा है? जैसे N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस,
Mg2+, Al3+, इन सब का आयन सेम है, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सबके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एवरीबॉडी? सबके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एवरीबॉडी? 10। तो अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सिग्मा भी सेम होगा? एवरीबॉडी ऐसा बोल सकते हैं क्या? एवरीबॉडी सबका कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही आएगा ना? सबका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, N3 माइनस लिख दो, O2 माइनस लिख दो, F माइनस लिखो, Na+ लिखो, कुछ भी लिख दो, सबका कॉन्फ़िगरेशन तो यही आएगा ना, 1s2 2s2 2p6, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम आएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्यों सेम आएगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो सिग्मा देखो क्या आएगा, सिग्मा आएगा 7 × 0.35 प्लस 2 × 0.85, वो सबके लिए सेम है, ठीक है, सिग्मा इज सेम। तो अब Z इफेक्टिव क्या है? Z इफेक्टिव क्या होता है बताओ? Z इफेक्टिव होता है Z माइनस सिग्मा। अब सिग्मा चूंकि सेम है तो Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। दैट क्लियर? Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। जिसका Z ज्यादा है उसका Z इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर? तो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम ऐसा बोल सकते हैं, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस के लिए Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। यदि Z ज्यादा है तो Z इफेक्टिव भी ज्यादा होगा। तो अब Z ज्यादा है तो अब Z इफेक्टिव ज्यादा है तो रेडियस छोटा होगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? Z इफेक्टिव ज्यादा है तो रेडियस छोटा होगा। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं क्या कि जिसका Z ज्यादा और यदि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो सबसे छोटा होगा। अब बताओ इनमें सबसे छोटा कौन होगा, कोई आइडिया है? सबसे छोटा कौन होगा? साइज कंपेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कौन होगा? सबसे छोटा, सबसे बड़ा होगा N3 माइनस और सबसे छोटा कौन होगा? Al3+। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? ओके। सिमिलरली यदि तुमसे पूछा जाए कि O2 माइनस और Cl माइनस का साइज कंपेयर करो, O2 नहीं S2 कर देता हूं मैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। S2 माइनस और Cl माइनस में साइज किसका बड़ा होगा बताओ? S2 माइनस का। ओके गुड। और इसी तरह से तुमसे पूछा गया साइज कंपेयर करो P3 माइनस और S2 माइनस में, तो बड़ा कौन होगा? P3 माइनस। गुड, ठीक है, सबको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया? किसको नहीं समझ में आया? भावेश को नहीं समझ में आया। भावेश देखो सीधा सा कंसेप्ट क्या है कि Z इफेक्टिव जो है वो डिसाइड करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि ज्यादा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा और उससे साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है भावेश? यदि Z इफेक्टिव ज्यादा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा और उससे साइज छोटा हो जाएगा, और उससे जब साइज छोटा हो जाएगा तो ऑब्वियसली रेडियस भी छोटा हो जाएगा। तो अब देखो क्या है, लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ता है, नहीं नहीं ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आयंस की बात कर रहे हैं ना श्रेयस, तुम जनरलाइज नहीं कर सकते हो। तो अभी क्या है कि श्रेयस कुलकर्णी, श्रेयस बोरा, अच्छा श्रेयस दो है, ओके फाइन। तो अब देखो तुम्हारे पास है N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na+, राइट? ओके, 3 श्रेयस है। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन सेम ही है, तो जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो सिग्मा भी तो सेम होगा। ये समझ में आ रहा है भावेश? इलेक्ट्रॉन सेम है तो सिग्मा सेम होगा ना। तो जब सिग्मा सेम है तो Z इफेक्टिव उसका ज्यादा होगा जिसका Z ज्यादा है। अरे लोग लूटने वाले, जैसे मान लो समोसा वाला एग्जांपल ले रहे थे, तो मान लो समोसे लूटने वाले लोग सेम हैं, तो ज्यादा समोसा तुम वहां लूटोगे जहां ज्यादा समोसे मतलब मिलेंगे, जहां पे ज्यादा समोसे अवेलेबल हो।
100 समोसे लूटने के लिए 10 लोग हैं, 200 समोसे लूटने के लिए भी 10 लोग हैं, और 400 समोसे लूटने के लिए भी 10 लोग हैं। तो तुम्हें ज्यादा समोसा वहां मिलेगा जहाँ पे ज्यादा समोसे अवेलेबल होंगे, लूट वहां ज्यादा पाओगे जहाँ पे ज्यादा समोसे हैं। लाइक वाइज सिग्मा सेम है, रिपल्शन सेम है, तो जेड इफेक्टिव वहां ज्यादा होगा जहाँ जेड ज्यादा है। तो जहाँ जेड ज्यादा होगा वहां रेडियस छोटा होगा। यहाँ देखो इन सब में जेड सबसे ज्यादा किसका है, Al3+ का, तो सबसे छोटा। इसका जेड सबसे कम है तो ये सबसे बड़ा। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, आज के क्लास में और किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? फाइन फाइन, ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। होमवर्क में भी थोड़ा सा रुक जाओ, दूंगा एक साथ दूंगा, टेंशन मत लो। चैप्टर में वैसे कैलकुलेशन